नमस्कार दोस्तों। आज एक और दिलचस्प कहानी में आपका स्वागत है। एक दिन एक 18 साल का लड़का जिसका नाम विशाल मेरे पास आया और उसने मुझसे कुछ ऐसी इच्छा जाहिर किया कि सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि विशाल इतनी आसानी से ऐसी बात कह सकता है। पर क्या करूं? मैं बहुत खूबसूरत थी और मुझे पैसे की सख्त ज़रूरत थी। तो मैंने सोचा, यह विशाल मेरा क्या ही बिगाड़ लेगा। ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट टिक पाएगा। वैसे भी इसमें मेरा फायदा दोनों तरफ से था। ये सोचकर मैंने उसकी बात मान ली और उससे कही कि वो अपनी इच्छा पूरी कर सकता है। लेकिन जिसे मैंने बच्चा समझकर इजाजत दी, उसने तो पूरी रात मुझे नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। एक बार फिर मैं आपके सामने एक रोमांचक कहानी लेकर आई हूं। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम अनन्या है और मेरी उम्र 35 साल है। लेकिन मैं अपनी उम्र से कहीं ज्यादा जवान दिखती थी। मुझे पैसे की बहुत जरूरत थी, लेकिन कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। एक दिन मैं घर पर अकेली थी। तब मैंने अपने गले में दुपट्टा नहीं डाला था और घर के काम कर रही थी। तभी विशाल हमारे घर आया और आकर मेरे सामने खड़ा हो गया। और जिस नजर से वह मुझे देख रहा था, उससे मुझे अंदाजा हो गया कि वह क्या चाहता है। फिर उस लड़के ने अपना परिचय दिया। उसने कहा, देखिए अनन्या दीदी, मेरा नाम राहुल है और मैं अकेला हूं और मैं आपके साथ यह बात पक्की करना चाहता हूं। आप बस एक बार मुझे अपने करीब आने दें। मैं आपको कोई परेशानी में नहीं डालूंगा, बल्कि आपकी ज़रूरत के हिसाब से हर महीने पैसे दे दूंगा। तब उस 18 साल के लड़के की बात सुनकर मैंने उसे सिर से पांव तक गौर से देखी। उसकी लंबाई चौड़ाई तो अच्छी थी, लेकिन उम्र मात्र 18 साल था। फिर मैंने उससे माफ़ी मांगी और बोली, राहुल, मैं तुमसे इस बारे में कोई बात नहीं कर सकती, क्योंकि तुम अभी उतने बड़े नहीं हुए हो। इसलिए मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी उम्र ऐसी चीज़ों के लिए हुई है। इस पर वो हंसते हुए बोला, अन्या दीदी, मुझे 5 साल का तजुर्बा है। मैं 5 साल से यह काम कर रहा हूं और मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। मैं अकेला हूं और अपने काम में माहिर हूं। इसलिए आप मुझ पर भरोसा कर सकती हैं। इसमें आपको कभी पछताना नहीं पड़ेगा, बल्कि आप बाद में अपने इस फैसले पर खुश होंगी। तब उसकी यह बात सुनकर मैं दंग रह गई कि विशाल, वो भी अकेला, यह सब कैसे कर सकता है। फिर मैंने उससे पूछा, तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? तो उसने जवाब दिया, मैं अकेला इंसान हूं, मेरे माँ बाप नहीं रहे। शुरू में इधर उधर धक्के खाता था। फिर मैंने यह काम शुरू किया। अब यह काम अच्छा चल रहा है, इसलिए मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। इसीलिए आपके पास बात करने आया हूं। अगर आप मेरा साथ दें तो मैं भी आपके बहुत काम आऊंगा। तब उसकी बातें सुनकर मैं हैरान थी। लेकिन तब मुझे सचमुच ऐसे किसी शख्स की जरूरत थी जो मेरे ऊपर की जगह किराए पर ले ले। और यह लड़का खुद मुझे यह ऑफर दे रहा था। और दूसरी बात यह थी कि अगर उसके साथ यह बात पक्की हो जाती तो मुझे हर महीने एक निश्चित रकम मिलती, जिससे मेरा घर चलाना आसान हो जाता। लेकिन फिर मेरे मन में ख्याल आया कि अगर वह समय पर पैसे नहीं दे पाया तो मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगी। इसीलिए मैंने उससे कहा, राहुल, मुझे सोचने का वक्त चाहिए। इस पर वो हल्के से सिर हिलाकर बोला, ठीक है दीदी, लेकिन ज्यादा देर मत कीजिए, मैं कल फिर आऊंगा। इसके बाद वो चला गया, लेकिन मेरे मन में उसकी बातें गूंजती रहीं। रात भर मैं सो ना सकी। एक तरफ पैसे की जरूरत, दूसरी तरफ नैतिकता का सवाल। क्या मैं उसकी बात मान लूं? क्योंकि राहुल की 18 साल का था, लेकिन उसका जोश और आत्मविश्वास मुझे बार बार सोचने पर मजबूर कर रहा था। लेकिन मुझे क्या पता था कि जिसे मैं 18 साल का सीधा साधा लड़का समझ रही थी, वो इतना सीधा नहीं था। बल्कि इस लड़के ने तो कुछ ही समय में मेरी दुनिया उलट पुलट कर दिया। जब हम दोनों के बीच थोड़ा सा प्यार और करीबी बढ़ने लगी और मैंने उसे अपने घर के अंदर आने की इजाजत भी दे दी, तब से वह चाय नाश्ते के लिए मेरे कमरे में अक्सर आने लगा। बाकी समय तो वह अपनी दुकान पर बिताता था। तब मेरे पति मोहन को भी इस बात से कोई शिकायत नहीं थी। उनके लिए तो राहुल बस एक 18 साल का बच्चा था। और सच ये था कि राहुल के आने से हमारे जीवन का अकेलापन कुछ कम हुआ था। अब मैं पहले की तरह उदास और चुपचाप नहीं रहती थी। अगर बात करने को कुछ ना भी हो तो मैं राहुल से बातें करती रहती थी। लेकिन मौसम बदलने की वजह से मोहन की तबीयत बहुत खराब रहने लगी। तब मेरे पास उन्हें अस्पताल ले जाने के लिए पैसे भी नहीं थे। एक दिन इन्हीं सब बातों को सोचते हुए मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी राहुल ने मुझे इस हालत में देख लिया
और पूछने लगा, दीदी आपको क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? तब मैंने उसे बताया, मोहन को अस्पताल ले जाना है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं इस जिंदगी से तंग आ चुकी हूं। अब मुझे अकेले ही हर मुसीबत से लड़ना पड़ता है। मोहन तो मेरी मदद के बिना बिस्तर से उठ भी नहीं पाते। तब मैंने यह भी कही, काश मेरा कोई बच्चा होता तो शायद मेरी जिंदगी थोड़ी आसान हो जाती। तब बातों बातों में मैंने अपने दिल की बात राहुल के सामने कह दी। तब मेरी बात सुनकर वो हंसते हुए बोला, तो दीदी आप बच्चा पैदा क्यों नहीं करती? इसमें क्या दिक्कत है? तब उसकी बात सुनकर मैं शर्मा गई, क्योंकि मैं उसे कैसे बताती कि मोहन अब बिस्तर पर पड़े हैं। वो अभी उस हालत में नहीं है कि हम बच्चा पैदा कर सके। वैसे शादी के शुरुआती दिनों में मोहन नहीं चाहते थे कि हम अभी बच्चे की जिम्मेदारी लें, और जब हमें बच्चे की ज़रूरत महसूस हुई तब मोहन की हालत ऐसी नहीं थी कि वह बच्चा पैदा करने में सक्षम हो। क्योंकि जब हमें बच्चे की ख्वाहिश हुई तभी अचानक उन्हें दिल का दौरा पड़ा, और उसके बाद वो किसी भी चीज़ के काबिल नहीं रहे। फिर हमारा प्यार भरा रिश्ता धीरे धीरे मजबूरी के रिश्ते में बदल गया। अब मैं मजबूरी में ही मोहन की सेवा कर रही थी, क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। तब राहुल ने शायद मेरे चेहरे के हाव भाव पढ़ लिए थे, इसीलिए उसने कहा, दीदी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। जल्द ही आपकी सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। तब राहुल की बातों पर मैं हंस पड़ी, क्योंकि इतनी छोटी उम्र में उसमें इतना हौसला था कि वो अकेले ही हर मुसीबत से लड़ लेता था, और मैं इतनी उम्र गुजारने के बाद भी इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाई। फिर राहुल ने बताया कि उसने 9 साल की उम्र में अपने माँ बाप खो दिया था, फिर भी वह इस दुनिया की भीड़ में खोया नहीं। अब जब उसकी दुकान खाली होती वो हमारे घर चला आता। अब तो मोहन को नहलाने की जिम्मेदारी भी उसने अपने कंधों पर ले ली थी। ज्यादातर समय वो मोहन की देखभाल में जुटा रहता, क्योंकि अब मेरी हालत पहले जैसी नहीं थी। कई बार राहुल मोहन के पास जाकर बैठता, और तब मुझे लगता कि शायद मोहन और राहुल के बीच दोस्ती हो गई है। अब राहुल की वजह से मेरी जिंदगी बदल गई थी। अब वो कभी मेरे लिए फल लाता तो कभी कुछ और। ऐसे ही दिन गुजरने लगे। फिर 9 महीने बाद मैंने एक बहुत खूबसूरत बच्चे को जन्म दिया। वो ना तो मेरे जैसा था, ना ही मोहन जैसा, बल्कि हैरान करने वाली बात यह थी कि वह बिल्कुल राहुल जैसा दिखता था। तब मैं कभी बच्चे का चेहरा देखती तो कभी हैरानी से राहुल की ओर देखती। फिर मैंने राहुल से पूछा, मेरे बच्चे का चेहरा तुम्हारे जैसा कैसे हो गया? तब उसने ऐसी बात कही कि मैं चौंक गई। उसने कहा, दीदी आपने दिन रात मेरे बारे में इतना सोचा कि आपका बच्चा मेरे जैसा हो गया। कहते हैं ना माँ, अगर किसी को बहुत देखे तो बच्चा भी वैसा ही हो जाता है। तब राहुल की बात सुनकर मैं न सिर्फ चौंकी बल्कि शर्मा भी गई, क्योंकि इतनी छोटी उम्र का लड़का इतना कुछ कैसे जानता है। हालांकि अब मेरी गोद में बच्चा आ गया था। मुझे तो खुशी का ठिकाना नहीं होना चाहिए था, लेकिन बच्चे को घर लाने के बाद मुझे लगा कि मेरी जिंदगी और मुश्किल हो रही है, क्योंकि पहले से ही घर का खर्च चलाना मुश्किल था, और अब बच्चे की वजह से खर्च और बढ़ गया था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि यह खर्च कैसे पूरा करूं। लेकिन तभी राहुल ने मेरे बच्चे के खर्च के लिए पैसे देना शुरू कर दिया। तब मेरे और मेरे बच्चे की जिम्मेदारी उसने अपने कंधों पर ले लिया था। अब वो हमारे लिए बिल्कुल पराया नहीं रहा था, क्योंकि मैं उसे छोटे भाई की तरह देखने लगी थी, क्योंकि उसकी वजह से हमारी हालत बेहतर हुई थी। जब मेरा बच्चा 7 महीने का हुआ तब मुझे पता चला कि मैं फिर से पेट से हूं। तब मैं हैरान थी कि मैं इतनी जल्दी दोबारा पेट से कैसे हो गई। वैसे हमारी शादी को 10 साल होने को आए थे, लेकिन इससे पहले मैं एक बार भी पेट से नहीं हुई थी। इसीलिए मुझे डर लग रहा था कि मैं इतनी जल्दी दूसरे बच्चे की जिम्मेदारी कैसे उठाऊंगी, क्योंकि मेरा पहला बच्चा अभी छोटा था और ऊपर से मोहन की जिम्मेदारी भी थी। मैं इस असमंजस में थी। तभी मोहन ने मुझे समझाया और कहा, जब भगवान ने हमें फिर से आशीर्वाद दिया है तो तुम मना मत करो। जिस तरह पहला बच्चा हमारे पास आया वैसे ही दूसरा भी आ जाएगा। तब मैंने सिर झुकाकर बस इतना कहा, हमारी जिम्मेदारी राहुल के कंधों पर है। अगर दूसरा बच्चा भी आ गया तो उसका खर्च भी राहुल पर ही पड़ेगा, और अगर दूसरा बच्चा दुनिया में आ गया तो मैं बच्चों में इतनी व्यस्त हो जाऊंगी कि मेरे पास तुम्हारा ध्यान रखने का वक्त नहीं बचेगा। इसके बाद मोहन ने एक रात अचानक कहा, मुझे लगा कि मेरे शरीर के पास किसी का शरीर है, कोई मेरे शरीर के साथ खेलने की कोशिश कर रहा है। तब वह उठकर बैठ गए और चिल्लाने लगे। उनकी चीख सुनकर मेरी नींद खुल गई
फिर मैंने जल्दी से कमरे की लाइट जलाई और जो देखा उससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि हमारे ही मोहल्ले का एक आदमी मेरे सामने खड़ा था। उसे देखकर मैं सन्न रह गई। पहले तो वह थोड़ा शर्मिंदा हुआ, फिर बोला, मैंने तो अभी कुछ किया ही नहीं। तुम्हारे पति ने खुद मुझे इजाजत दी थी कि मैं आज रात तुम्हारे शरीर के साथ खेल सकता हूं। उसी वक्त मेरी चीख सुनकर राहुल दौड़ता हुआ मेरे कमरे में आया। उसे देखते ही वो आदमी बोला, राहुल, तूने तो कहा था कि इसका कोई होश हवास नहीं रहता। मैं आराम से अपनी इच्छा पूरी कर लूंगा, लेकिन यह तो जाग गई। उस आदमी की बात सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी राहुल घबराते हुए मेरी ओर देखने लगा। मैं समझ नहीं पा रही थी कि यह सब क्या हो रहा है। फिर वो आदमी गुस्से में राहुल को गालियां देता हुआ चला गया। फिर मैंने घृणा भरे लहजे में राहुल से पूछा, यह सब क्या था? तो राहुल ने कहा, दीदी, आपके पति के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वह इस घर को चला सके। इसलिए उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आपका धंधा करवाऊं। जब कोई ग्राहक मिलता था, मैं आपके बच्चों को बाहर ले जाता था और आपके दूध में नींद की दवा मिलाकर आपको दे देता था। फिर आप सो जाती थीं और ग्राहक आकर अपनी प्यास बुझाकर चला जाता था। आपके ये चारों बच्चे भी किसी न किसी ग्राहक के हैं, क्योंकि मोहन भाई में पिता बनने की कोई काबिलियत नहीं है। लेकिन मैंने अपनी मर्जी से आपके साथ कुछ नहीं किया। जैसा आपके पति ने कहा, मैंने वही किया। मैंने आपको उनके कहने पर बेचा। इसीलिए मैं आपके लिए ग्राहक ढूंढता था, दाम तय करता था और पैसे लेकर आपके लिए खर्च करता था। तब उसकी बात सुनकर मेरे दिल में आग लग गई, क्योंकि हमारे घर में कमी जरूर थी, लेकिन मेरे पति ने कभी मेरे शरीर को बेचने की बात नहीं सोची थी। ना ही उनके दिल में कभी ऐसा ख्याल आया था। इसलिए तुमने उन्हें गलत बातें समझाकर राजी किया। अब मैं समझ गई कि तुमने औरतों का सामान बेचने की दुकान क्यों खोली थी। इस बहाने तुम औरतों की मजबूरी का पता लगाते थे और उन्हें देह व्यापार में धकेलते थे। इसके बाद मैंने राहुल को तुरंत दुकान खाली करने को बोली और अपने बच्चों को उससे छीन लिया। तब मेरे 4 छोटे छोटे बच्चे मेरे सामने थे, लेकिन उनके पिता कौन था, मुझे नहीं पता था। अब मुझे खुद पर घिन आने लगी कि मैं कितनी बेवकूफ़ थी कि मुझे यह भी नहीं पता था कि यह बच्चे मेरे पति के नहीं हैं। मैं इन 2 मर्दों के सामने बेवकूफ़ बन गई थी। अब मेरा गुनहगार सिर्फ राहुल ही नहीं बल्कि मोहन भी था। अब मैं क्या करती? मैं मोहन की पत्नी थी और उनकी हालत ऐसी नहीं थी कि मैं उन्हें छोड़ दूं। इसीलिए मजबूरी में मुझे उनके साथ रहना पड़ा। राहुल तो दुकान छोड़कर चला गया। फिर मैंने कुछ पैसे जोड़कर उस दुकान को अपने कब्जे में लिया। फिर मैंने उस दुकान को एक छोटी सी सिलाई की दुकान में बदल दिया, क्योंकि मेरे पास पहले से सिलाई का हुनर था जो मैंने अपनी माँ से सीखी थी। तो अब सिलाई की दुकान खोलने के बाद मोहल्ले की औरतें मेरे पास अपने कपड़े सिलवाने आने लगीं। फिर धीरे धीरे मेरी दुकान चल निकली, जिससे मैंने अपने बच्चों को प्यार और मेहनत से पालना शुरू किया। हालांकि मेरे दिल में अब भी एक टीस थी कि मेरे बच्चों के पिता कौन हैं, लेकिन मैंने तय किया कि मैं उन्हें अपने बच्चों की तरह ही पालूंगी, क्योंकि वे मेरे ही अंश थे और मैं उनकी माँ थी। अब मोहन की हालत भी धीरे धीरे सुधरने लगी थी। डॉक्टरों ने कहा कि अगर उनकी देखभाल अच्छे से हो तो वे कुछ हद तक ठीक हो सकते हैं। तो फिर मैंने अपनी कमाई से मोहन का इलाज करवाया, लेकिन मेरे मन में उनके लिए अब वो प्यार नहीं बचा था। फिर भी मैंने अपने कर्तव्य को निभाया। फिर मैंने अपने बच्चों को स्कूल में दाखिल करवाया और उनकी पढ़ाई पर ध्यान देने लगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बच्चे मेरी तरह मजबूरी में जिए। अब कई साल बाद एक दिन मैंने सुना कि राहुल शहर छोड़कर कहीं और चला गया था। कुछ लोगों ने बताया कि उसने एक नया कारोबार शुरू किया था, लेकिन मुझे उससे कोई मतलब नहीं था। मेरे लिए अब मेरे बच्चे और मेरी मेहनत ही सब कुछ थे। अब मेरे चारों बच्चे बड़े हो रहे थे और मैंने उन्हें सच्चाई, मेहनत और आत्मसम्मान की राह दिखाई। एक दिन मेरी सबसे बड़ी बेटी ने मुझसे पूछा, माँ, हमारे पापा असल में कैसे इंसान हैं? तब मैंने उसका हाथ पकड़ी और कही, तुम्हारे पापा बीमार हैं, लेकिन तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए सब कुछ है। तुम बस अपने सपनों को पूरा करो और कभी किसी की मजबूरी का फायदा मत उठाना। तब मेरी आंखों में आंसू थे, लेकिन मेरे दिल में एक नई ताकत थी, क्योंकि अब मैंने अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीना सीख लिया था और अब मेरे बच्चे ही मेरी ताकत थे और मैं उनकी ढाल थी। अब मेरी दुकान भी मोहल्ले में मशहूर हो गई थी, क्योंकि मैंने अपने दम पर एक सम्मानजनक जिंदगी बनाई थी। धीरे धीरे मेरे बच्चों ने अपनी पढ़ाई पूरी की और अच्छी नौकरियां हासिल किया। हालांकि मेरे पति मोहन अब भी मेरे साथ थे, लेकिन अब वो मेरे लिए सिर्फ एक जिम्मेदारी थे।
क्योंकि मैंने अपने अतीत को पीछे छोड़ दी थी और अपने बच्चों के भविष्य की ओर देखी थी। तो दोस्तों, मेरी कहानी शायद कई औरतों की तरह होगी, लेकिन मैंने इसे अपने तरीके से पूरा किया। मैं अनन्या, एक माँ, एक मेहनती औरत और अपने बच्चों की ताकत बनी रही। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय बताएं और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।